अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल मन्नान। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आजकल मैं सादात हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं ऑनलाइन सेशंस भी कंडक्ट करता हूँ। आज हम बात करेंगे ऑब्सेशन डिसऑर्डर की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, OCD जिसे कहा जाता है। जी, ऑब्सेशंस की बात करेंगे। OCD एक बीमारी है ज़हनी, इसमें ऑब्सेशंस आते हैं, इसके लेवल्स हैं। OCD शुरुआत कैसे होती है, इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसे हम डिटेल से देखेंगे, कुछ मिसालें भी लेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्सेशंस क्या होता है। रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट्स, ऐसे ख्यालात, ऐसी इम्पल्सिस, ऐसे इमेजेस दैट कॉज डिस्ट्रेसिंग, जो आपको इमोशनली डिस्ट्रेस कर दें, इमोशनली सुकून ना लेने दें, सच एज एंजाइटी और डिसगस्ट। मैनी पीपल विद OCD रिकोगनाइज दैट द थॉट्स, impulses or images are a product of their mind and are excessive or unreasonable। अच्छा, बहुत से लोगों को पता होता है कि ये मेरे जहन की पैदावार हैं, ये जो मुझे थॉट्स आ रहे हैं ये असल में अनरीज़नेबल हैं, इसकी कोई वजह नहीं बनती, ये मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर ले रहा हूँ या ले रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ये इदराक नहीं होता, उनको अपना आने वाला हर थॉट हदीस लगता है कि इस पे अमल करना है, यही बात सच है। मसलन इसकी मिसालें लेते हैं। मसलन किसी का OCD इंतहाई स्वेयर है तो उसे खौफ आएगा जरासीम से, उसे खौफ आएगा मुख्तलिफ़ चीज़ों से, जो उसकी सोच ने सोच लिया, जो उसके जहन ने सोच लिया, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा वो पुख्ता हो जाएंगे कि उस पर कंपल्जन भी आएंगे, यानी उस पर एक्शन भी लेंगे। मसलन उनको बैठे बैठे थॉट आया कि बाहर दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया, कहीं दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया। उन्होंने 2 दफ़ा जाके चेक भी कर लिया, लेकिन फिर भी उनका जहन उनको बार बार वो चीज़ कहेगा कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसे लोग सम टाइम वॉशरूम जाते हैं तो बार बार अपने आप को साफ़ करते रहते हैं, नहलाते रहते हैं, धोते रहते हैं खुद को। इनको लगता है कि जरासीम अभी भी मौजूद है। इनको फिर किसी की ज़रूरत होती है जो इनको यकीन दिलाए कि ऐसा नहीं है, अब आप साफ़ हो चुके हो, अब ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये तो कंपल्जन्स की बात होगी। अगर सिंपल ऑब्सेशंस आएँ तो वो क्या होंगे? ऑब्सेशंस आमतौर पे रेपिटेटिव थॉट्स होते हैं, ऐसे थॉट्स जो बार बार आते हैं। एक ख्यालात की जंजीर बनी होती है, एक ख्याल आता है, फिर वही आता है, फिर वो थोड़ा सा अपना रूप बदल के आता है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करूँगा कि ऐसा क्यों होता है। ये सारा का सारा डिपेंड करता है फ़र्द की पर्सनालिटी ट्रेट्स पे। इंसान जो उसने बचपन कैसे गुजारा, बायो साइको सोशल मॉडल हम कहते हैं कि कुछ मेडिकल इश्यूज़ की बिना पे कोई बीमारी रही, कोई मेजर कोई इलनेस रही, उसकी वजह से असरात ले लिए, ऑब्सेशन आना शुरू हो गए। या बचपन में कोई कॉम्प्लेक्सेस थे, बचपन में कोई क्रिटिकल इवेंट गुजरा जिसकी वजह से जहन ऐसा हो गया है कि वो ओवर सेंसिटिव है और चीज़ों को जनरलाइज करता है। कि जितने भी ज़िंदगी में दुखड़े गुजरते हैं, दुख गुजरते हैं, अनबियरेबल कंडीशन से इंसान गुजरता है, इवेंट से गुजरता है, ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरता है, डिफरेंट इंसिडेंट से गुजरता है जो पेनफुल होते हैं क्लाइंट के लिए, उसमें ऑब्सेशंस बहुत आते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक चीज़ है गम, एक चीज़ है हम ज़्यादा ख़तरनाक है। हम वो चीज़ है जो आपने जहन पे सवार कर लिया। आपका जहन दिन में 90% वही चीज़ सोचता है, उसी चीज़ के गिर्द घूमता है, वही आपका दर्द है, वही आपके दर्द का इलाज है। तो जहर भी वही है, जहर का तरियाक भी वही है। तो इंसान उसी गधागड़ी में लगा रहता है, उसे पता नहीं चलता कि वो ऑब्सेशन से कब कंपल्जन्स की तरफ चला गया। अब बात करेंगे कि ये डिसऑर्डर में कंपल्जन्स भी होते हैं, यानी ऑब्सेशंस आते हैं, रेपिटेटिव थॉट्स आते हैं, फिर उन थॉट्स पे इंसान अमल करना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को कहेंगे कंपल्जन्स। स्टेट ऑफ फोर्सिंग और बीइंग फोर्स्ड टू डू समथिंग। ऐसे फ़र्द को लगेगा कि इनको उर्दू में जबरी फ़आल कहते हैं। ऐसे फ़र्द को अक्सर लगता है कि उसे फोर्स किया जा रहा है, किसी चीज़ ने उसे फोर्स किया कि बार बार जाके गेट चेक करो, बार बार बाथ लो, बार बार हाथ धो, तो उनको ये चीज़ फोर्स करेगी। यानी उनके ऑब्सेशंस, उनका जहन इतनी तेज़ी से काम करेगा कि उनको फोर्स करेगा कि ये चीज़ करो, तो वो चीज़ वो करते रहेंगे और उसी चीज़ में वो रहेंगे, उनको ख्यालात आएंगे, नेगेटिव ख्यालात आते रहेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे। OCD कैन बी ट्रीटेड, इसका ज़ाहिर ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ।
अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कितनी डैमेज हो चुकी है ओसीडी के बायस। फिर उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही पेचीदा होगा और उतना ही देर तलब होगा, वक्त तलब होगा, उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। दी टू मेन ट्रीटमेंट्स आर, सबसे पहले साइकोलॉजिकल थेरेपी है, दूसरा है मेडिसन, मेडिकेशंस। अब साइकोलॉजिकल थेरेपी में आमतौर पे हम डिफरेंट थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस को यूज़ करते हुए, सेट ऑफ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपने क्लाइंट का बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं। तो और मेडिसन लेते हैं, इसमें जो मेडिसन यूज़ होती हैं आमतौर पे वो SSRIs होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं उनको, और वो आपने खुद नहीं लेनी, वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक लेनी है और ख़ुद ही उसे नहीं छोड़ देना, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक उसे छोड़ना है, वरना विड्रॉल सिम्टम्स आएंगी, बेचैनी होगी, तलखी होगी। Usually a type of therapy that helps you face your fears and obsessive thoughts without putting them right। ये एक थेरेपी है, थेरेपी इंटरवेंशन है कि हम मुख्तलिफ थेरेपी की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन के तौर पे। पुटिंग देम राइट, ये चीज़ नहीं करनी कि आप अपने हर ख्याल को मिनोन तस्लीम करना शुरू कर दें कि मुझे जो ख्याल आ रहे हैं, हमने अपने क्लाइंट को उसके ख्यालात के अगेंस्ट चलवाना है। इसमें शेम अटैकिंग एक्सरसाइज बहुत कारआमद है कि जिसमें इंसान फ़र्द का जो दिल कर रहा है, हमने उसके दिल के अगेंस्ट उससे करवाना है। उसकी पर्सनालिटी है, वो बहुत सोबर है, वो बहुत डिसेंट है, वो बहुत मैनर्स वाला है, उसके मैनरिज़म को हमने ब्रेक करना है, तोड़ना है। उसे हमने टास्क देने डिफरेंट जो उसके लिए सुहाने रू हैं, जिनको वो करना नहीं चाहता। मसलन एक बंदा है वो नीट एंड क्लीन रहना चाहता है, तो हम उसे एक ऐसे कमरे में ले जाएंगे जहाँ पे डस्टिंग भी नहीं हुई, वहाँ पे उसे बैठने को कहेंगे, वहाँ पे उसे इस एक्सपोजर थेरेपी करेंगे, ठीक है। उसे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल एक्सपोजर दे के उसे कहेंगे कहीं मौत वाक़या नहीं होती, कुछ नहीं होता। ऐसे फ़र्द को इतना ज़्यादा शदीद मसला होता है, इनको लगता है कि मुझे मौत आ जाएगी, मेरा सांस रुक जाएगा, इनका दम घुट रहा होता है। तो इनको ये बार बार जब एक्सरसाइज करवाते हैं और एक्सपोजर थेरेपी से गुजारते हैं, रियलाइजेशन मेथड्स करते हैं, तो ये कूल काम हो जाते हैं, रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। इनको डीप ब्रीथिंग करवाई जाती है, इनको मसल रिलैक्सेशन करवाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी और टेक्निक्स हैं जिनसे इनको गुजारा जाता है। मेडिसन में क्या इस्तेमाल होता है? यूजुअली अ टाइप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसन्स दैट कैन हेल्प बाय ऑल्टरिंग द बैलेंस ऑफ केमिकल्स इन योर ब्रेन। या बीमारी होती ऐसे है कि ब्रेन में जो केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो इम्बैलेंस हैं, वो बैलेंस नहीं रहे, तो उनको बैलेंस करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसमें मेडिसिन का बड़ा रोल है। उसमें क्लाइंट को जो मसल रिलैक्सेशन करवाते हैं, जो हम थॉट प्रोसेस से उसे गुजारते हैं, एक मेंटल एक्सरसाइज से गुजारते हैं, वो बहुत ही कारआमद है। अ शॉर्ट कोर्स ऑफ थेरेपी इज़ यूजुअली रिकमेंडेड फॉर रिलेटिवली माइल्ड ओसीडी। थेरेपी की दो किस्में हो जाएंगी, एक हो जाएगी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक हो जाएगी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर ओसीडी माइल्ड है, कम लेवल का है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो रिकवर हो सकता है, ताहम रिलैप्स के चांसेस होंगे कि दोबारा उसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं। ये चांसेस हमेशा रहेंगे क्योंकि उसकी पर्सनालिटी का खासा बन चुका है। जब तक वो कन्फ्रंट ना कर ले, वो मिररिंग टेक्निक के ज़रिए अपने सारे खौफ को फेस ना कर लें। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि डिफरेंट ताले होते हैं, लॉक होते हैं, और उसकी डिफरेंट चाबियाँ होती हैं। तो हमारा क्लाइंट हमें एक एक करके चाबियाँ फराहम करेगा, हम उसके लॉक खोलेंगे और फिर वो आज़ाद होता जाएगा और वो अपने ओसीडी को तर्क करता जाएगा। बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जो पहला ही लॉक खुलवाना नहीं चाहते और वो कोऑपरेट नहीं करते, हम उसका इलाज पूरी तरह से फिर कर नहीं पाते। लेकिन बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कोऑपरेट करते हैं। इसमें साइकोलॉजिस्ट का बड़ा रोल होता है कि वो अपने क्लाइंट का ट्रस्ट ना तोड़े, एक रेपो बिल्ड करे, एक ऐसा इन्वायरमेंट फ्राहम करे जिसमें क्लाइंट को 100% यकीन हो कि ये मेरे लिए मुखलिस है, जेन्युइन है, ड्रामेबाजी नहीं कर रहा मेरे साथ। तो इस तरह से फिर ये इलाज आगे बढ़ेगा। लेकिन ये टोटली प्रोफेशनल रिलेशन होगा। इसमें जो रेपो बिल्डिंग है वो तो होगी, एक इंसानियत के नाते एक अच्छा रिश्ता भी डेवलप होगा, लेकिन इसमें पर्सनल गेन शामिल नहीं होगा। इफ़ यू हैव मोर सीवियर ओसीडी, अगर किसी को शदीद किस्म का ओसीडी है, यू मे नीड अ लॉन्गर कोर्स ऑफ थेरेपी एंड और मेडिसिन। ज़ाहिर है फिर एक लंबी और पेचीदा थेरेपी से गुजारना पड़ेगा अपने क्लाइंट को, और उसकी मेडिकेशन भी ज़्यादा देर तक रहेंगी, कमोबेश 1 साल तक मेडिसिन चलेंगी।
दीज ट्रीटमेंट्स कैन बी वेरी इफ़ेक्टिव। ये सारे के सारे ट्रीटमेंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर दैट्स इट कैन टेक सेवरल मंथ्स। लेकिन इसमें मंथ लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे, कभी कभी तो साल भी लग जाएंगे बिफोर यू नोटिस द बेनिफिट। आपने मेडिसिन शुरू करवाई OCD की, अभी कोई बेनिफिट नहीं आ रहा, 3 मंथ हो गए हैं, फिर जाके कहीं बेनिफिट शुरू होगा। तो हमारे क्लाइंट ज़्यादातर जल्दबाज होते हैं, वो आपके पास आते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं और वो बातचीत करते हैं और वो आपको तोलते हैं और कहते हैं कि नहीं, इन तिलों में तेल नहीं, मेरा इलाज ये कर ही नहीं सकता। उनको लगता है कि उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई हल है ही नहीं। एक्चुअली वो जज कर रहे होते हैं अपने साइकोलॉजिस्ट को, अपने डॉक्टर को जज कर रहे होते हैं कि क्या ये मेरा इलाज कर सकता है। और अगर उनके बिलीव्स, समटाइम उनका OCD उनको कहता है दवाइयाँ फेंक दो, ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक हैं, ये बंदा अच्छा नहीं है, इससे बात ना करो। आपकी बीमारी आपको मिसलीड करेगी, आपके पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स आपको मिसलीड करेंगे, तो आपको उससे निकलना होगा। साइकोलॉजिकल थेरेपी या साइकोथेरेपी और काउंसलिंग कैसे काम करती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काउंसलिंग क्या है और साइकोथेरेपी क्या है। काउंसलिंग बेसिकली किसी के मसाइल का हल उसी से निकलवाना होता है, और साइकोथेरेपी सेट ऑफ टेक्निक्स के साथ अपने क्लाइंट का बिहेवियर मॉडिफाई करना होता है। यानी क्लाइंट की करंट कंडीशन को देखते हुए, उसकी पास्ट कंडीशंस को देखते हुए हमने उसे कुछ करवाना है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसे किसी रास्ते से गुजारना है, और उस रास्ते से गुजारने का मकसद हमारा ये है कि इसकी बेहतर तौर पे इसका ट्रीटमेंट हो सके, और कोई मकसद नहीं होता हमारा। CBT इज़ एन इफ़ेक्टिव थेराप्यूटिक अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ OCD। इसके ऊपर लेक्चर मैं दे चुका हूँ। ये जो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इसमें कॉग्निशंस सारी की सारी गेम इंसान के परसेप्शंस की होती है। जैसे हम परसीव करते हैं चीज़ों को, हमारे लिए वो वैसे ही होती हैं। मसलन मैं किसी चीज़ को अपने ओपोनेंट परसीव करूँगा, अपने लिए थ्रेटनिंग महसूस करूँगा, तो मेरी पूरी बॉडी का मैकेनिज़्म चेंज हो जाएगा, मेरे ब्रेन केमिकल्स इम्बैलेंस का शिकार हो जाएंगे, तो मेरी फिर फीलिंग्स भी वही होंगी, मेरे असरात भी वही होंगे, मेरी बॉडी वही पूरी तरह से महसूस करेगी। इसमें एक्सपोजर थेरेपी बहुत ही अहम है, जिसे हम कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, कि हमने उसे कुछ उसके डर, उसके खौफ निकाल के, चुन के उसकी पर्सनालिटी से उसे कन्फ्रंट करवाने हैं, उसे मिररिंग टेक्निक से उसे उसका सामना करवाना है। जब वो सामना करेगा तो पहले वो चीखेगा, पहले वो कहेगा नहीं ये नहीं है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम और रज़ा से गुजरेगा। मैं इसे अक्सर कहता होता हूँ कि फ़र्स्ट जो स्टेप है वो इकरार जुर्म का है, कि इंसान तस्लीम करना शुरू करे कि हाँ हाँ मेरे से ये चीज़ हो गई, हाँ हाँ मैं इन चीज़ों से गुज़रा हूँ। तो जब वो तस्लीम करता है तो फिर उसकी थेरेपी शुरू हो जाती है, उसका इलाज शुरू हो जाता है। वर्किंग विद योर थेरेपिस्ट टू ब्रेक डाउन योर प्रॉब्लम इनटू देयर सेपरेट पार्ट्स। जब आप अपने थेरेपिस्ट के साथ काम करते हैं तो अपने मसाइल को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं, सच एज़ योर थाट्स। मसलन आप अपने सबसे पहले अपने ख्यालात का सैंपल देते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। फ़िज़िकल फीलिंग्स, फिर आप अपने जिस्मानी अलामात को एक्सप्लेन करते हैं अपने डॉक्टर के साथ कि मेरे यहाँ पे दर्द है, मुझे ऐसा महसूस होता है। फिर आप अपने एक्शंस का बताते हैं कि जब मुझे दर्द होता है मैं ऐसे करती हूँ या करता हूँ, जब मुझे ख्यालात आते हैं तो उसके ऊपर फिर मेरा ये रवैया होता है। तो एक्शंस भी एक्सप्लेन करना होते हैं ताकि आपके डॉक्टर को अंदाज़ा हो सके कि आपकी बीमारी कितनी बिगड़ चुकी है। Encouraging you to face your fears and have obsessive thoughts without neutralizing with compulsive behaviors। आपका साइकोथेरापिस्ट आपको क्या करेगा? आपका डॉक्टर आपको इनकरेज करेगा कि सामना करो, फेस करो अपने खौफ को, और अपने खौफ को अपनी मुट्ठी में लो और मसल के हवा से उड़ा दो, फूंक से उड़ा दो। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब आप एज इट इज़ अपने थॉट को लेंगे, उसको बड़ा नहीं करेंगे। मसलन आपका मसला इतना सा है, आप उसे सोच सोच के इतना नहीं करेंगे, इतने मसले को इतना ही रहने देंगे और उसे निकाल देंगे जहन से, अपने डॉक्टर के साथ शेयर करेंगे, तो फिर उस मसले का हल निकलेगा। अदरवाइज़ वो मसला अंदर ही अंदर बड़ा मसला बनता जाएगा और अनकॉन्शियसली ये चीज़ हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगी। यू स्टार्ट विद सिचुएशंस दैट काज द लीस्ट एंग्जाइटी फर्स्ट। सबसे पहले आप उन वाक़यात से शुरू करेंगे जो आपको कम लेवल की एंग्जाइटी देते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता आप फिर बड़े बड़े इश्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे जो आपको ज़्यादा एंग्जाइटी देते हैं। अपनी ज़ात को एक्सप्लोर करना है, अपने अंदर झांकना है अपने डॉक्टर की मदद से कि मेरे मसाइल एक्चुअली है क्या, बिफोर मूविंग ऑन टू मोर डिफ़िकल्ट थाट्स। यानी बड़े बड़े थाट्स की तरफ जाने से पहले छोटे से शुरू करेंगे। इसके बाद हम अपने क्लाइंट्स को जिनको ओसीडी होता है या ऑब्सेशंस होते हैं या कोई फियरफुलनेस होती है, फोबियाज़ होते हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, उसको हम कुछ बुक्स, कुछ लिटरेचर रिकमेंड करते हैं, कोई डिफरेंट टास्क देते हैं, कोई मेंटल एक्सरसाइजेस करवाते हैं। तो वो क्या होती हैं, एक बुक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से, ये बहुत ही कारआमद है। एक और बुक है गेटिंग ओवर ओसीडी, ये पढ़ने को दी जाती है। ओवरकमिंग अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स, ये शानदार बुक है। इसके अलावा एवरीडे माइंडफुलनेस फॉर ओसीडी, ये बुक भी इंतहाई अच्छी है। ये बुक्स हम रिकमेंड करते हैं उनको कि वो पढ़ें। अक्सर आपका ओसीडी अगर बहुत ज़्यादा है, आपको ऑब्सेशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके कंपल्जन्स बढ़ चुके हैं, तो आपको मेडिसिन लंबे अरसे के तक यूज़ करनी होगी अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक। खुद से उसे नहीं छोड़ देना, खुद से पंगे नहीं लेने। विड्रॉल सिम्टम्स आएंगी, मामला और बढ़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो इससे बचना होगा। यू मे नीड मेडिसिन इफ़ साइकोथेरेपी डज़ नॉट हेल्प और ओसीडी इज़ फेयर। यानी जब फ़र्द का ओसीडी बहुत शदीद होता है तो उसे साइकोथेरेपी भी असर नहीं करती, क्योंकि उसकी जो मेंटल कैफियत है, उसका जो माइंड सेट है, वो इस कदर बिगड़ चुका होता है कि वो आपकी बात सुनने से, समझने से कासिर होता है। द मेन मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब्ड are a type of antidepressants called selective serotonin reuptake inhibitors, जिसे SSRIs कहा जाता है। And SSRI can help improve OCD symptoms by increasing the levels of a chemical called serotonin in your brain। यानी फ़र्द के दिमाग का एक केमिकल, एक रतूबत जिसको सेरोटोनिन कहा जाता है, जो हैप्पीनेस जनरेट करता है फ़र्द के अंदर, उसका लेवल इंतहाई कम हो चुका है। इसलिए यासियत है, अफसुर्दगी है, उदासी है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे दुनिया में कुछ भी नहीं है, कहीं पे दिल नहीं लग रहा और हमेशा से दिल को धड़का लगा रहता है, कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी सिम्टम्स आपके सेरोटोनिन के लेवल के कम होने के बायस हैं। जैसे ही आप उसकी टैबलेट्स लेंगे तो सेरोटोनिन लेवल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। यू मे नीड टू टेक एन SSRI फॉर 12 वीक्स बिफोर यू नोटिस एनी बेनिफिट। यानी आप 12 हफ्ते तक SSRIs मेडिकेशन करेंगे, फिर कहीं जाके आपको बेनिफिट्स का आगाज़ होगा, फिर कहीं फ़ायदा शुरू होगा। उससे पहले अगर आप क्विट कर देंगे इलाज को तो आपको फ़ायदा नहीं हो सकेगा। इस चीज़ को आप जहन में रखें। ताहम फिर भी रिलैप्स के चांसेस होंगे कि अलामात दोबारा से भी आ सकती हैं। साइकोथेरेपी इसके लिए बहुत अहम है। एटलीस्ट 1 ईयर ट्रीटमेंट कोर्स, कम से कम 1 साल का तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए अगर आपको दरमियाने दर्जे का OCD है। रिलैप्सिस, जो बार बार वापस आ जाती है बीमारी, कुछ महीने आप सही रहे, कुछ साल ठीक रहे, फिर कोई ट्रिगरिंग फैक्टर जागा और आपकी अलामात दोबारा आ गई, इस पे भी काम करना होता है। यू मे बी एबल टू स्टॉप इफ़ यू हैव फ्यू और नो ट्रबलसम सिम्टम्स आफ्टर दिस टाइम। आपको नज़र रखनी होगी कि मुझे दोबारा से तो नहीं अलामात आ रही। ऑल्दो सम पीपल नीड टू टेक एन SSRI फॉर मैनी ईयर्स। कुछ लोगों को तो SSRIs मेडिसिन जो हैं ये कई महीने, कई साल लेनी पड़ती हैं। डू नॉट स्टॉप टेकिंग एन SSRI विदाउट स्पीकिंग टू योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर की हदायत के बिना खुद से मेडिसिन ना छोड़ें, ना तर्क करें, वरना विड्रॉल सिम्टम आएंगी, आपके जिस्मानी कैफियत बदलेगी। फर्स्ट बिकॉज सडनली स्टॉपिंग कैन काज अनप्लीजेंट साइड इफ़ेक्ट्स, उसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे आपको। तो आपको खुद से नहीं कुछ भी करना, अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, वही मेडिसिन रिकमेंड करेगा और वही बताएगा कि इसकी कितनी डोजेज लेनी है, वही मेडिसिन चेंज करेगा और वही मेडिसिन को स्टॉप करवाएगा। दैट्स इट। कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं आप। नॉर्मली भी हम कोई भी काम हो, मतलब हमने अगर डोर लॉक किया है तो हम उसको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा चेक करते हैं। कोई ये भी OCD में आएगा कि, या फिर हम लोग कभी किचन में जाते हैं, हाथ धोते हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा फिर से कोई चीज़ उठाई फिर से हाथ धो लिए, या फिर से हमने कोई बर्तन उठाया फिर से हाथ धो लिए, ये भी OCD में आएगा? ये एक माइनर सा हल्का सा OCD होगा। असल में ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ आ गई है, या तो जेनेटिकली था या आप मोहतात मैनरिज्म का शिकार होना शुरू हुए। जितना इंसान मोहतात होता है, सफाई पसंद, नफीस,
उतना ही उसमें ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। अच्छा, इसकी रूट्स मिलती हैं बचपन में। मसलन आप छोटे बच्चे हैं और आपकी मम्मा आपको पूछती नहीं है, आप गंदे बने हुए हैं, पैम्पर आपने गंदा किया हुआ, आपकी मम्मा तसल्ली से आती हैं जब आप रो भी चुके होते हैं, सारा कुछ गंदा भी कर चुके होते हैं, मैसी, फिर आपको सफाई की जाती। तो आप फिर कैसे हो जाएंगे बड़े हो के? फिर आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी कि आपको परवाह ही नहीं होगी कि गंद क्या होता है, सफाई क्या होती है। अच्छा, ये जो हम बार और बार अगर आप इंतहाई, आपकी मम्मा नफीस है, आपको ज़रा सा भी जरासीम नहीं लगने देती, तो आप बड़े होंगे तो फिर आप ओसीडी का शिकार हो जाएंगे, आप फिर ऐसे बचेंगे, बार बार हाथ धोंगे, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बैलेंस अप्रोच रहे, कुछ नहीं होता, अगर हल्की सी मिट्टी लगी तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो हम बार बार हाथ धोते हैं, मतलब हम एक तरफ से हम अपने खुद को जर्म से बचा देते हैं, क्या जी। ये हमारे लिए बेनिफिट भी है इसका? ये कंपल्जन्स हैं, हर चीज़ का इतदाल बहुत ज़रूरी है। बैलेंस, जो स्टेट ऑफ माइंड होती है वो ठीक होती है, अदरवाइज़ आप डिसऑर्डर्ड हैं, ठीक है। जैसे अभी कोविड के दिनों में टीवी पे ख़बरें आईं तो हर इंसान जो है वो इतना मोहतात हो गया कि वो ज़्यादा मोहतात होने के बायस उसे कोविड हो गया। वो मास्क गलत किस्म के यूज़ करके, वो जिसको नहीं लगना उसको भी मास्क की वजह से लग गया, या और कोई इशू हुए। तो आपके स्टेट ऑफ माइंड बहुत अहम है इसमें। नॉर्मल चीज़ है, आप सफाई पसंद होना चाहिए आपको, कि आप बर्तन धो रहे हैं, अपने हाथों को वॉश कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ में इतदाल बहुत ज़रूरी है। मसलन आपने हाथ धो लिए, फिर भी आपको ख्याल आ रहा है, इस चीज़ को कंट्रोल रखना है। यानी 22 ईयर्स ओल्ड हैं आप और आप बार बार हाथ धोते हैं, यानी आपने ये बर्तन उठाया, आपको लगा मिट्टी लगी, आपने साफ़ कर लिया, धो लिया, ठीक है। लेकिन 2 साल बाद आपको पता भी नहीं चला, आप कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, तो अपने आप को पॉइंट आउट करना है कि मेरे में क्या चीज़ है। तो ऐसे पेशेंट्स जब कंपल्शंस में आते हैं तो अपने कपड़े बार बार धोते रहते हैं, बार बार वॉश कर, उनको लगता है ये नापाक हो गए हैं, उनको यही थॉट रहता है वो नापाक हो गए हैं, कहीं उनको कोई इशू हो गया, वो भी साफ़ नहीं हो रहे। अक्सर क्लाइंट आके कहते हैं कि वो वॉशरूम में होते हैं, वो बाथ ले रहे होते हैं, तो उनको किसी की ज़रूरत होती है कि वो आके बताए, उनको देख के कि मेरी साफ़ हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल नापाक तो नहीं, अब मैं वॉश हो चुका हूँ। तो वो ये तस्दीक करवाने आते हैं, वो अपनी मिसेज़ का कोई कहता है, कोई वाइफ से कह रहा है, ठीक है, तो कि मुझे बताओ कि मैं अब साफ़ सुथरा हूँ। तो ये चीज़ बीमारी का हिस्सा होती है। जी। ओसीडी की जो बीमारी को हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है, ये सारा? अच्छा, ओसीडी कोमॉर्बिड भी है, यानी किसी को कोई और बीमारी थी उसकी वजह से ओसीडी हो गया, या किसी को ओसीडी था उसकी वजह से कोई और बीमारी होगी। तो ये है, ऐसा है। मसलन किसी को कोई हेपेटाइटिस रहा, ठीक है, या कोई और सुजाक हो गया, किसी को कोई और ख़तरनाक बीमारी होगी, उसके बाद से फिर उसे ख्यालात आना शुरू हो गए, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, कहीं ऑब्सेशंस आना शुरू हो गए, रेपिटेटिव थॉट्स, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं जरासीम ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। कोई मेजर इवेंट, लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट गुजरा है, वो किसी की लव वन की डेथ भी हो सकती है, वालिद साहब की फौतगी, या किसी नानी माँ की जिसके साथ अटैच थी, किसी की भी डेथ जो है, या कोई और इशू, कोई मेजर इवेंट हुआ होता है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, उसकी वजह से भी ये चीज़ आ जाती है। फिर ज़िंदगी गुजारते वक्त बहुत से हालात ऐसे आते हैं। तो ये एज जी। के साथ साथ इसकी वो जो है ये बढ़ती जाती है? बढ़ता रहता है, इंसान पालता रहता है, अपने ओसीडी को पाल पोस के जवान करता है, फिर सही तरीके से नुकसान बीमार। भी एज के साथ साथ इसका बिल्कुल उतना ही होता है? बिल्कुल ऐसे ही है, कोई पॉइंट आउट करे, कोई समझाए, कोई, अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिलीज़ को शऊर नहीं कुछ होता, लोग तो हाँ बिल्कुल इस ठीक है। चीज़ को डिस्कस ही नहीं करते। और कुछ लोग तो, कुछ फैमिलीज़ इस चीज़ को परवान चढ़ाती हैं, जिसको नहीं है उसे वो कहते हैं कि ये अब नॉर्मल है, जिसको है, मसलन एक फैमिली है इंतहाई साफ़ सुथरा रहती है, ठीक है, और जो बैलेंस रहते हैं उनको कहते हैं ये गंदे हैं, इनको अकल नहीं है, देखो इनके गंद पड़ा हुआ है। ये कोई भी चीज़ जब वो एक हद से बढ़ जाती है आगे तो वो नॉर्मल नहीं रहती, वो एब नॉर्मल हो जाती, वो ऑब्सेशंस का रूप धार लेती। आपको 24 घंटे यही दड़का लगा रहे कि आप साफ़ सुथरे हैं, आप नीट एंड क्लीन हैं, आपने वो चीज़ कर ली है, मुझे खाना भी पकाना था, मुझे ये भी करना था, आटा भी गूंदने वाला है, फ़लाँ चीज़ भी ऐसे। इसका मतलब है कि आपको आने वाले दिनों में प्रॉब्लम हो सकती ये है। तो हम नॉर्मली भी सोचते हैं बैठ के कि अब ये काम करने वाला नॉर्मल है। सोचना और मरीज़ाना सोच दोनों में फ़र्क है। कैसे? नॉर्मल सोच वाला सोचेगा और कर गुजरेगा और उस चीज़ से निकल जाएगा। ये कॉमन स्ट्रेसर है। ये रोज़ आप 2 टाइम आटा गूंदते हैं, आपको पता है, आप सोचते हैं मैं तो गूंद रहे थे, जी।
उसको तारी नहीं कर लेते। अभी आपने आज गूंदा और कल का अभी से तारी है, हाँ, अभी कल क्योंकि का सुबह भी उठना है, नाश्ता बनाना है, जब आएगी सुबह बना लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल और अभी नॉर्मल का क्लियर फ़र्क मौजूद है, पता चल जाता है। तो टाइम के साथ साथ क्या ओसीडी शिज़ोफ्रेनिया में भी चेंज हो सकती है? स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकती हैं, हेलुसिनेशंस आना शुरू हो जाएं। ये तो है कि बंदा कितने मामला से गुजरा है, जिसको जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, जो भी फ़र्द है, उसने कितने बुरे हालात देखे, वो किन हालात से गुजर रहा है, तो उसका असर उस पर पड़ेगा। तो उसमें इमोशनल अटैचमेंट्स का बड़ा असर होता है कि आप किसी से इमोशनली अटैच थे, आपके वालिद साहब थे, आपकी वालदा थी, आपका दोस्त था, आपकी फ्रेंड थी। इमोशनल अटैचमेंट्स, इमोशनली आपको जब जब डैमेज किया जाएगा बचपन में भी, तो बड़े होके आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इमोशंस इंसान में बुनियादी कलीद की हैसियत रखते हैं। गॉट इट? दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।